एक आईआईटीएन जो आईआरएस ऑफिसर बना, फिर एक सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और फिर तिहाड़ जेल। यह किसी बॉलीवुड फिल्म की मसालेदार स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे अप्रत्याशित किरदारों में से एक अरविंद केजरीवाल की असल जिंदगी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने उम्मीद की नई परिभाषा लिखी और विवादों के नए अध्याय भी जोड़े। यह उस शख्स की कहानी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर मानो पूरे देश को जगा दिया और फिर उसी राजनीति के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि सत्ता और संघर्ष उसकी पहचान बन गए। आज हम जानेंगे अरविंद केजरीवाल की वो पूरी कहानी जिसके कई पन्ने शायद आपने कभी पढ़े ही नहीं। उनके निजी संघर्षों से लेकर राजनीतिक दांवपेच और 2024 के बाद की उन घटनाओं तक जिन्होंने उनके भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता थोड़ा धुंधला नजर आता है। कहानी शुरू होती है 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी गांव से। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे अरविंद के पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां गीता देवी एक गृहिणी। पढ़ाई में होशियार अरविंद का बचपन भारत के छोटे छोटे शहरों जैसे हिसार, सोनीपत और गाजियाबाद में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पूरी की। उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन देश की राजनीति में भूचाल ला देगा। उनकी प्रतिभा की पहली झलक तब दिखी जब उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में प्रतिष्ठित आईआईटी की परीक्षा पास कर ली। 1989 में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी की। उस दौर के ज़्यादातर आईआईटी स्नातकों की तरह उन्होंने भी एक कॉरपोरेट जॉब से अपने करियर की शुरुआत की। जमशेदपुर में टाटा स्टील में उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली, लेकिन अरविंद का मन और कहीं था। उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की एक बेचैनी थी, एक आग थी जो उन्हें आराम से बैठने नहीं दे रही थी। इसी बेचैनी ने उन्हें सिविल सर्विसेज की ओर खींचा। उन्होंने टाटा स्टील की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से तैयारी में जुट गए। 1993 में वो भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में शामिल हुए। इनकम टैक्स विभाग में एक अधिकारी के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। यही मसूरी में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मुलाकात सुनीता केजरीवाल से हुई, जो खुद 1993 बैच की आईआरएस ऑफिसर थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 1995 में दोनों ने शादी कर ली। दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी के तौर पर उनकी जिंदगी बेहद सादा थी। वो एक साधारण से सरकारी फ्लैट में रहते थे। उनके घर में फर्श पर गद्दे और बेंत का सोफा हुआ करता था। ये सादगी बाद में उनकी राजनीतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा बनी। लेकिन इस सरकारी नौकरी और आराम की जिंदगी के पीछे अरविंद केजरीवाल उस सिस्टम की खामियों को बहुत करीब से देख रहे थे जिसने आम आदमी को लाचार बना रखा था। वो देख रहे थे कि कैसे भ्रष्टाचार ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है और यहीं से जन्म हुआ एक नए अरविंद केजरीवाल का, एक एक्टिविस्ट, एक रिफॉर्मर। साल 2000 आते आते अरविंद केजरीवाल के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने तय किया कि वो अब इस करप्ट सिस्टम का मूक दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। उन्होंने नौकरी से एक लंबा ब्रेक लिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर परिवर्तन नाम के एक जन आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद था दिल्ली के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाना। परिवर्तन ने बिजली बिल, राशन कार्ड और इनकम टैक्स से जुड़े मुद्दों पर आम लोगों की लड़ाई लड़ी। उस समय सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई कानून नहीं था। केजरीवाल और उनकी टीम ने सरकारी दफ्तरों के बाहर कैंप लगाकर लोगों को ये सिखाया कि वो कैसे अपने काम करवाने के लिए अर्जियां लिखें और अधिकारियों से सवाल पूछें। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। परिवर्तन ने साबित कर दिया कि अगर आम आदमी एकजुट हो जाए तो वो बड़े से बड़े सिस्टम को भी चुनौती दे सकता है। साल 2006 में उन्हें उभरते नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित रैमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके लिए एक बड़ा सम्मान था, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी साल उन्होंने अपनी आईआरएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में जुट गए। उन्होंने पुरस्कार में मिली राशि को पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाने में लगा दिया।
ये संस्था शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर काम करती थी। केजरीवाल अब सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं थे, वो एक उम्मीद बन चुके थे। एक ऐसी उम्मीद जो कहती थी कि अगर नीयत साफ हो तो बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, एक ऐसी लड़ाई जो भारत की राजनीति का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल 2011 भारत एक अजीब से दौर से गुजर रहा था। एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े स्कैम्स देश को दीमक की तरह खा रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, घोटालों की एक लंबी फहरिस्त थी जिसने जनता के मन में सरकार और सिस्टम के प्रति गहरा अविश्वास पैदा कर दिया था। लोगों में गुस्सा तो था पर उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी। इसी माहौल में एक 74 साल के गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे दिल्ली आए। उनका मकसद था एक मजबूत जन लोकपाल बिल पास करवाना, एक ऐसा कानून जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक के हर सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के दायरे में लाए। अन्ना इस आंदोलन का फेस थे, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल तैयार कर रहे थे। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए। देखते ही देखते एक छोटा सा धरना था, वो एक नेशन वाइड मूवमेंट में बदल गया। मैं अन्ना हूं लिखी टोपियां पहने, हाथों में तिरंगा लिए हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली का जंतर मंतर और बाद में रामलीला मैदान क्रांति का केंद्र बन गया। स्कूल कॉलेज के छात्र, नौकरी पेशा लोग, गृहिणियां, बूढ़े बच्चे, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, जिसमें मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण और किरण बेदी जैसे लोग शामिल थे, इस आंदोलन की रीढ़ थे। वो दिन रात काम करते, भाषण देते, मीडिया से बात करते और सरकार पर दबाव बनाते। केजरीवाल के भाषणों में एक आक्रामकता थी जो सीधे जनता से जुड़ती थी। उन्होंने जटिल कानूनी मसलों को आम भाषा में समझाया और लोगों को यकीन दिलाया कि जन लोकपाल ही भ्रष्टाचार का एकमात्र समाधान है। सरकार पर दबाव बढ़ा और उन्हें झुकना पड़ा। पार्लियामेंट में लोकपाल पर चर्चा हुई, लेकिन जो बिल सरकार लाना चाहती थी वो आंदोलनकारियों की मांग से काफ़ी कमज़ोर था। अन्ना ने कई बार अनशन किया, उनकी अरेस्ट भी हुई, लेकिन जनता का समर्थन कम नहीं हुआ। लेकिन इस बड़ी सफलता के बीच आंदोलन की टीम में एक बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पैदा हो रहा था। अन्ना हजारे और उनके कुछ साथी मानते थे कि आंदोलन को पूरी तरह से एपॉलिटिकल रहना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों का मानना था कि जब तक राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में नहीं उतरा जाएगा, तब तक कोई अस्थायी बदलाव नहीं आ सकता। उनका तर्क था कि सड़क पर लड़कर हम कानून बनवा तो सकते हैं, लेकिन उसे लागू करवाने की ताकत तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों के पास ही होगी। ये मतभेद इतना गहरा हो गया कि दोनों के रास्ते अलग हो गए। आखिरकार केजरीवाल ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरने का जोखिम भरा फैसला किया। 26 नवंबर 2012 भारत के संविधान डे के दिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। चुनाव चिन्ह था झाड़ू। संदेश साफ था, राजनीति की गंदगी को साफ करने आए हैं। उस समय स्थापित राजनीतिक दलों ने इसे एक मजाक के तौर पर लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये आम आदमी एक दिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भारतीय राजनीति में एक एक्सपेरिमेंट जैसा था। एक ऐसी पार्टी जो चंदे से चलती थी, जिसके कार्यकर्ता आम लोग थे और जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खात्मा था। 2013 में जब दिल्ली असेंबली इलेक्शन की घोषणा हुई तो आपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके पास ना बड़े बड़े पोस्टर लगाने के पैसे थे, ना ही रैलियों के लिए भीड़ जुटाने के संसाधन। उनके उम्मीदवार घर घर जाते, पैम्पलेट्स बांटते और लोगों से सीधे बात करते। जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। 15 साल से दिल्ली पर राज कर रहे शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। और पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। खुद अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को एक बड़े अंतर से हराया। अब सवाल था कि सरकार कौन बनाएगा। आपने कहा था कि वो ना बीजेपी से समर्थन लेगी ना कांग्रेस से, लेकिन फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आया। कांग्रेस ने आपको बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया।
जनता से रायशुमारी के बाद केजरीवाल ने सरकार बनाने का फैसला किया। 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी में दिल्ली के 7वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ये एक ऐतिहासिक पल था। कोई तामझाम नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह तक पहुंचने के लिए मेट्रो से सफर करना चुना। उनकी सरकार ने आते ही तूफानी गति से काम करना शुरू कर दिया। बिजली की दरें आधी कर दी गई, 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त कर दिया गया। एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की गई जिस पर हजारों शिकायतें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में सच में कुछ बदल रहा है। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। केजरीवाल दिल्ली के लिए जन लोकपाल बिल लाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा में उन्हें कांग्रेस और बीजेपी दोनों का समर्थन नहीं मिला। अपनी इसी मांग को लेकर वो दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण की मांग करते हुए रेल भवन के सामने धरने पर बैठ गए, जो एक चीफ मिनिस्टर के लिए अभूतपूर्व था। अंत में जब जन लोकपाल बिल पेश नहीं हो सका तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सिर्फ 49 डेज में ही चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। 14 फरवरी 2014 को उनकी सरकार गिर गई। उनके इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि वो जिम्मेदारी से भाग गए। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। ऐसा लगा कि केजरीवाल का जादू खत्म हो गया है। लेकिन केजरीवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से दिल्ली की जनता के बीच चले गए। एक साल बाद 2015 में दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस बार आपने एक सकारात्मक एजेंडा पर चुनाव लड़ा। 5 साल केजरीवाल का नारा हर तरफ गूंज रहा था और जब नतीजे आए तो उन्होंने इतिहास रच दिया। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर एक ऐसी प्रचंड जीत हासिल की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह भारतीय राजनीति में एक नया युग का आगाज था। 14 फरवरी 2015 को, ठीक एक साल बाद जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। इस बार उनके पास एक मजबूत जनादेश था और दिल्ली के लिए बड़े बड़े सपने थे। 2015 में मिली प्रचंड बहुमत ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लिए काम करने का एक सुनहरा मौका दिया। उनकी सरकार ने उन वादों पर काम करना शुरू किया जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। बिजली और पानी पर सब्सिडी जारी रही, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली। लेकिन केजरीवाल का असली फोकस 2 क्षेत्रों पर था, शिक्षा और स्वास्थ्य। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट करने का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। स्कूलों की इमारतें सुधारी गई, नए क्लासरूम बनाए गए और शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया। शिक्षा का बजट बढ़ाया गया और प्राइवेट स्कूल की फी वृद्धि पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक्स की अवधारणा एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों और कॉलोनियों में छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए जहां लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलने लगी। इसने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचा दिया। बड़े सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने पर भी ध्यान दिया गया। इन दोनों मॉडलों की देश और दुनिया में काफ़ी चर्चा हुई। हालांकि ये सफ़र आसान नहीं था। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और यहाँ की पुलिस, ज़मीन और ब्यूरोक्रेसी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से काम करती है। केजरीवाल सरकार के लगभग हर फैसले पर उनका टकराव तत्कालीन उपराज्यपाल से होता रहा। अधिकारियों की ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आपने बार बार आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए उनके काम में अड़ंगा डाल रही है और उन्हें काम नहीं करने दे रही है। विवाद सिर्फ बाहर ही नहीं थे, पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी के कई एमएलएज पर अलग अलग आरोप लगे और कुछ को जेल भी जाना पड़ा। विपक्ष ने केजरीवाल पर सुप्रीमो कल्चर चलाने और आंतरिक लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। इन तमाम चुनौतियों और विवादों के बावजूद केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि और उनकी लोक लुभावनी योजनाएं दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय बनी रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस फिर से अपना खाता नहीं खोल पाई। यह जीत इस बात का सबूत थी कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के काम पर अपनी मुहर लगा दी थी। केजरीवाल ने तीसरी बार चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली और दिल्ली के विकास के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का वादा किया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके तीसरे कार्यकाल में
एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी पूरी राजनीति को हिला कर रख देगा। अरविंद केजरीवाल का तीसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन असली भूचाल आया दिल्ली सरकार की 2021-22 की नई एक्साइज यानी शराब नीति के रूप में। सरकार का तर्क था कि इस नीति से शराब माफिया का एकाधिकार टूटेगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस नीति को बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ चुनिंदा शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई है। मामला तब बिगड़ा जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की। ईडी ने आरोप लगाया कि शराब कारोबारियों से मिली रिश्वत का इस्तेमाल आपने गोवा के चुनाव में किया है। धीरे धीरे जांच का शिकंजा कसता गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पार्टी के एक और बड़े नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए कई समन्स भेजे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने इन समन्स को इलीगल और पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताया। और फिर वो दिन आया जिसने दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। 21 मार्च 2024 को लोकसभा इलेक्शंस की घोषणा के ठीक बाद ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। एक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की अरेस्ट भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। आपने इसे लोकतंत्र की हत्या और केंद्र सरकार की तानाशाही बताया। पार्टी ने दावा किया कि यह गिरफ्तारी बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया, लेकिन उनकी अरेस्ट ने पार्टी के चुनावी अभियानों को बड़ा झटका दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लोकसभा इलेक्शंस में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ समय के लिए इंटरिम बेल दे दी। जमानत पर बाहर आकर केजरीवाल ने जोर शोर से प्रचार किया और अपनी अरेस्ट को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। लेकिन जमानत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए केजरीवाल के लिए चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार सितंबर 2024 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक जनता उन्हें चुनाव में फिर से चुनकर उनकी ईमानदारी पर मुहर नहीं लगा देती, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया, जिन्होंने बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल 2 बार पद से इस्तीफा देने वाले दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। अपने इस्तीफे के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखे एक पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें दिल्ली के लोगों के लिए काम करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। एक आम आदमी जो सिस्टम बदलने आया था, आज खुद उसी सिस्टम के सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंसा है। आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक साजिश का शिकार हैं या फिर सत्ता ने उन्हें भी बदल दिया? उनकी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। आज अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से भविष्य के कई रास्ते निकलते हैं, लेकिन हर रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन पार्टी के नेशनल कन्वेनर और सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कमान उन्हीं के हाथ में है। उनका राजनीतिक भविष्य बहुत हद तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आने वाले अदालती फैसले पर निर्भर करेगा। अगर वो इस मामले में बरी हो जाते हैं तो एक नायक के तौर पर और भी मजबूती से उभर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो ये उनके और उनके पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना उनका एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है और एक मजबूरी भी। इसके जरिए उन्होंने 2025 में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक भावनात्मक पिच तैयार कर दी है और वो जनता के बीच जाकर कह सकते हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया और अब न्याय की गेंद जनता के पाले में है। दिल्ली के बाहर भी पार्टी का विस्तार एक बड़ी चुनौती है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। गुजरात जैसे राज्यों में पार्टी ने अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराई है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। इसके लिए एक मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल की कहानी इस बात का प्रतीक है कि भारतीय राजनीति कितनी जटिल और अप्रत्याशित है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने करोड़ों लोगों को सपने दिखाए, उन्हें उम्मीद दी कि साधारण लोग भी असाधारण बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ये कहानी इस बात की भी चेतावनी है कि सत्ता का रास्ता कांटों भरा होता है और यहाँ नायक और खलनायक के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है। अरविंद केजरीवाल का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है,
इतिहास उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में याद रखेगा जिसने राजनीति की दिशा बदल दी, या एक ऐसे नेता के रूप में जो अपने ही बनाए आदर्शों पर खरा नहीं उतर सका। इसका फैसला शायद वक्त और जनता करेगी। धन्यवाद।